यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ी हुई किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों का, सभी विद्यार्थियों का लिटरेरी टर्म्स के इस प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का जी स्वागत है। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय मैं जो भी आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रहा हूं, ये सब 2016 और 2021 में यूपी टीजीटी की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि क्वेश्चन के जो लेवल हैं वो लगातार अपग्रेड हो रहे हैं और आपको भी अपने पढ़ाई के स्तर के, अपनी तैयारी के स्तर को लगातार अपग्रेड करते रहना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बिना किसी देरदार के भी आप लोग फटाफट इस सेशन से जुड़ जाइए और फटाफट अपने जवाब आप लोग लिखते रहिए। चलिए, आप लोगों के सामने जी पहला सवाल है कि इज द rhetorical device that involves a repetition of word or phrase at the beginning of multiple sentences, clauses or poetic lines. Okay, कि ये क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीज है कि जो एक rhetorical device होता है और that involves repeating word or phrase at the beginning of multiple sentences, clause or poetic lines. जल्दी आप लोग अपने जवाब को टाइप करिए जी और बताइए हमें, ठीक है ना। तो कहते हैं कि एनाफोरा है, कि फ्लैशबैक है, फ्लैश फॉरवर्ड है, फ्लैश लाइट है। देखिए, अन्य ऑप्शन को मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये आगे अभी पढ़ाए गए हैं आपको। फटाफट आप लोग ये जान लो कि हम लोग इसको एनाफोरा कहते हैं। एनाफोरा क्या होता है इसको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। देखिए, जल्दी पढ़िए, अपने डाउट को क्लियर करिए। देखिए जी, इसमें आपका प्रैक्टिस भी है और आप लोग लगातार अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए, अपने डाउट को क्लियर करते रहिए, कॉन्फिडेंस के लेवल को भी अपने अपग्रेड करते रहिए। चलिए दूसरे सवाल को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई मास्टर, यू आर माई लाइफ। देखिए, यू आर माई, फिर अगला भी है यू आर माई, यू आर माई। अब यही चीज तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझाया था जी, ठीक है ना, कि इस चीज को हम लोग एनाफोरा कहते हैं। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल सेट कर सकते हो हर चीज को, ठीक है ना। देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे हम लोग जान एनाफोरा, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं एनाफोरा इज अ रिटोरिकल डिवाइस और दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग ए वर्ड, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो फ्रेज हो, at the beginning of multiple sentences, clauses और poetic lines। जब उन्हीं से फिर से रिपीट होते हैं तो वहां पे क्या होता है जी, एनाफोरा। ठीक है, आगे आप लोग देखते हैं। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बताइए अब आप लोग। देखिए, फिर कह रहे हैं इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief। epoch आप जानते होंगे, a particular period of history, ठीक है ना। ओके, epoch जानते रहते होंगे आप। तो बताइए किसका एग्जाम्पल है, प्रोलेप्सिस का, एनाफोरा का, क्लाइमैक्स का। बताइए आप लोग किसका एग्जाम्पल है। तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल है आपका जी एनाफोरा का। किसका है, एनाफोरा। देखिए, इट वॉज द बेस्ट, it was the worst, it was the epoch। तो अब आप देख रहे हैं लगातार इन्हीं से रिपीट हो रही हैं अगली लाइनें, अगले सेंटेंसेस, ठीक है। ज़्यादा समझाना नहीं है आपको ये सब सारी चीज़ें जी। इससे पहले मैं आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स का वीडियो क्लास आप लोगों को जी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। जिन भी विद्यार्थियों को, जिन भी प्रतियोगी साथियों को कोई डाउट हो तो वहाँ से भी जाके वो पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग। और अगर टाइम आपका थोड़ा जी लगता भी है और आपका डाउट क्लियर हो जाता है तो आप अपना स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। द अपोजिट ऑफ एनाफोरा इज। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बन चुका है कि एनाफोरा का अपोजिट क्या है, ठीक है ना। तो बताइए, एपोस्ट्रोफे है कि एपिस्ट्रोफे है कि कोरल है कि एलिट्रेशन है। इसमें आपका जो सही जवाब है जी वो एपिस्ट्रोफे है। क्यों, एपिस्ट्रोफे में क्या होता है, एनाफोरा में वाक्य के शुरुआत में वो चीज रिपीट होती हैं, है ना, और एपिस्ट्रोफे में क्या होता है वो अंत में रिपीट होती हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब मुझे बताना नहीं है क्योंकि अगले एग्जाम्पल में मैंने आपको बता रखा है। अब आप कहेंगे सर इससे तो क्वेश्चन ही खुल जाता है
यहाँ क्वेश्चन नहीं खुलना है, क्वेश्चन चाहे खुल जाता है या बंद हो जाता है, हर एक सवाल से आप अपनी प्रैक्टिस को खुद भी जान जाते हैं कि मेरे सवाल सही हो सकते थे कि गलत हो सकते थे, और आपका एक डाउट भी क्लियर हो जाता है और आपके कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ जाता है ना, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में आपको जी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वहाँ आते हुए सवाल फिर गलत नहीं होंगे। देखिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, कह रहे हैं लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि लोकतंत्र को डिफाइन किया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है, ऑफ द पीपल, लोगों का, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, है ना, कि लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होती है वो लोगों का होता है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये द पीपल और ये द पीपल इधर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर यही चीज यहाँ शुरुआत में आ जाता तो ये क्या हो जाता, एनाफोरा हो जाता, और जब ये अंत में आ रहा है, एंड में आ रहा है, तभी क्या बन जा रहा है आपका जी, एपिस्ट्रोफ है। देखिए अब आपका एनाफोरा एपिस्ट्रोफ बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा जी, ठीक है ना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, एनाफोरा के, एपिस्ट्रोफे के क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने क्लियर करने के लिए कोशिश किया है, और आप बताइए, ठीक है ना। ओके, कहते हैं इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंस, ठीक है ना। सीधी सी बात, यही बात अभी आपको मैंने समझाया एपिस्ट्रोफे। एपिस्ट्रोफे में क्या होता है, इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इन्वॉल्व्स रिपीटिंग वर्ड्स और फ्रेजेस एट द एंड ऑफ सक्सेसिव फ्रेज, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। फिर कह रहे हैं कि repetition of speech sound in a sequence of words, it is definition of। बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है, कई बार बना हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं क्लीशे टाइप का क्वेश्चन भी कह सकते हैं जी, ठीक है ना। सीधा इसका जवाब है एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन को मैंने आगे पढ़ाया है, ठीक है ना, तो उसमें मैंने आप लोगों को ज़्यादा डिफाइन नहीं करता। अब आप देखिए, ये एक प्रकार का आपका प्रैक्टिस सेशन भी है जी, और आपका एक डाउट क्लियर करने वाला सेशन भी है, कि आप इसमें अपने हर एक डाउट को क्लियर कर लीजिए जी। कहते हैं इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और थिंग और टू अ पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट, है ना। जब कोई कविता चल रही हो, जब कोई पोएम चल रही हो, है ना, या कोई लिटरेरी वर्क चल रहा हो, और उसमें किसी दूसरे वर्क का, किसी दूसरी चीज का, मिथ का कहीं से भी लाके उसका जी इनडायरेक्ट रेफरेंस दे दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ओके, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस जब दे दिया जाता है तो उसी को चीज को जी अलूजन कहते हैं। इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और थिंग और टू पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 9 में बताइए अब आप लोग। द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मेंट टू बी, है ना, appears in the love song of J.L. Petrofrock, here we see use of। आपने पढ़ा होगा द लव सॉन्ग ऑफ J.L. Petrofrock, ये T.S. एलियट जी की जी पोएम है ना। तो आप बताइए उस पोएम में क्या कहता है कि ना तो मैं प्रिंस हैमलेट हूँ और ना तो मेरा प्रिंस हैमलेट बनने का कोई इरादा है, और उसमें एक बात और भी आती है कि मैं हरकुलिस भी नहीं हूँ कि मैं पृथ्वी को भींच कर गेंद बना दूँ, ठीक है ना, कि मुट्ठी में भींच कर मैं पृथ्वी को गेंद बना दूँ। अब पोएम चल रही है आपका द लव सॉन्ग ऑफ J.L. Petrofrock, उसमें ग्रीक मिथोलॉजी के हरकुलियस का जिक्र आ गया, शेक्सपियर के हैमलेट के प्रिंस हैमलेट का जिक्र आ गया, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं जी, अलूजन, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, जिसको आप मोटी तौर पे जानते हो एन इनडायरेक्ट रेफरेंस और पासिंग रेफरेंस, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम क्लियर करके रखो। देखो जी, कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी क्या ज्यादातर,
कि जो व्यक्ति बिल्कुल चूक जाता है, यानी कह लो मुहाने तक वो पहुंच जाता है, फिर भी मिलती हुई सफलता भी उसके हाथ से सरक जाती है, उसका मेन वजह होता है आते हुए पढ़े हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं। इसलिए आप अभी इस भ्रम में न रहिए कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है, एक बार पढ़िए और 10 बार उसका अभ्यास कीजिए जी, ठीक है ना। यदि आप अपनी सफलता को लेकर गंभीर हैं, ठीक है ना, ये बात मैं बड़े अनुभव के बाद कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैं जानता हूँ जो यहाँ तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्यार्थी तो यहाँ से जी कामयाब भी हुए हैं ना, ठीक है। ओके, आगे कहते हैं एनालेप्सिस। अगले प्रश्न को आप बताइए। एनालेप्सिस इज अ कॉमनली रिफर्ड एज। अब एनालिप्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। एनालिप्सिस को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। तो ये क्या होता है जी, फ्लैशबैक, एनाफोरा, पन, पॉलीफोनी। तो डेफिनेटली ये है आपका फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है जी, ओके, जब कोई कहानी चल रही होती जिसको आप फ्लैशबैक को कह सकते हो जी, पूर्व कथा अवलोकन। जैसे कोई कहानी चल रही है, उसकी पूर्व जो कथा है, कथा के पूर्व का जो अवलोकन है ना जी, अतीत अवलोकन आप कह सकते हो। अतीत की बात उसमें थोड़ा सा बता दिया जाएगा, अतीत अवलोकन हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें फ्लैशबैक दिखा दिया जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच अ पास्ट इवेंट इज नरेटेड। बताइए वो कौन सी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पास्ट इवेंट को जी बताया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे आपको बताया ही गया था आयनिक पैंजरिक क्या होता है, तो एनालिसिस, ठीक है ना। एनालिसिस एक प्रकार का आप जानते ही होंगे कि क्या है जी, फ्लैशबैक, ठीक है ना। ओके, नंबर 12 की तरफ ये आप लोग फटाफट। कहते हैं इज द एक्ट ऑफ प्लेसिंग टू और मोर थिंग्स। दो या दो से अधिक चीजों को जब हम साइड बाय साइड रख देते हैं, टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, टू कंपेयर और कंट्रास्ट, उसमें तुलना करने के लिए है ना, या उनमें समानता दिखाने के लिए, उनमें विरोध दिखाने के लिए, उनमें विपरीतता दिखाने के लिए, कंट्रास्ट दिखाने के लिए, उनमें डिफरेंस दिखाने के लिए जब बगल बगल रख दिए जाते हैं, तो हम लोग उन्हें क्या कहते हैं जी, साइड बाय साइड, टू कंपेयर और कंट्रास्ट देम टू क्रिएट एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें से बताइए क्या है, जक्सटापोजिशन, एक्सपोजिशन, एक्सप्लिकेशन, सॉलिसिज्म, क्या है, डेफिनेटली ये जक्सटापोजिशन है, ठीक है। ओके, देखिए द ब्यूटीफुल एंड द ग्रोटेस्क। अब द ब्यूटीफुल का मतलब तो आप जानते होंगे सुंदर, एंड द ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का क्या मतलब होता है, भद्दा, विचित्र, अजीब गरीब। अब सुंदर और अजीब गरीब। और दूसरा कह रहा है बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर में विश्वास। और दूसरा कह रहा है एंड डाउटिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और दूसरा कह रहा है ईश्वर में अविश्वास, ईश्वर में डाउट, है ना, डाउटिंग इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, और बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, सुंदर और क्रूप। और फिर कह रहा है बिगैट्री एंड टॉलरेंस। बिगैट्री का मतलब होता है धर्मांधता, कट्टरता, है ना, जब धार्मिक कट्टरता होती है, आदमी कट्टर है, वो धर्मांध है। और टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, सहनशीलता आप कह सकते हैं। तो ये दोनों विपरीत है ना जी, अपोजिट वर्ड हैं, और इनको बगल बगल रखा गया है उनमें सिमिलरिटी दिखाने के लिए, उनमें कंट्रास्ट दिखाने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये किसका एग्जाम्पल है जी, ये जक्सटापोजिशन का। क्लियर हो गया होगा आपका जी। चलिए, ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर इज एग्जाम्पल ऑफ। बहुत बार आया हुआ है जी, प्रश्न है, कई तरीके से पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ऑसबॉर्न्स लुक बैक इन एंगर इज एग्जाम्पल ऑफ। किचन सिंक नॉवेल भी नहीं होता, पोयम भी नहीं है, स्टोरी भी नहीं है, डेफिनेटली ये क्या है, किचन सिंक ड्रामा। इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं विच फिगर ऑफ स्पीच इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। इसको जी देखिए अभी कराया गया था आपको, कल के सेशन में भी हुआ था। हाइपरबोलिक का क्या है जी,
तो ये डेफिनेटली लिटोटेस है। ये भी नहीं है आपका, ये भी नहीं है, भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि द टर्म फॉर अ ह्यूमरस वर्स ऑफ 5 एनापिस्टिक लाइन्स विद अ राइम स्कीम, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा जी, ठीक है ना। ओके, इज कहते हैं जो 5 एनापिस्टिक लाइन होती है और जिसकी राइम स्कीम जी ए बी बी ए होती है, वो क्या है आपका, वो डेफिनेटली आपका लिम्बिक है जी। ओके, लैम्पून भी नहीं है, आर्नी भी नहीं है, ठीक है। तो लैम्पून क्या होता है ये भी आप लोगों को जी मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। आगे देखते हैं, कहते हैं वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी इज इन स्टोनसाफ। जो वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबी आपने पढ़ा होगा, टिंटन एबी, अब वो किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए जी, ये बहुत ही कभी कभी कंट्रोवर्शियल टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। बहुत लोग इस पे अलग अलग अपनी राय देते हैं, लेकिन आप एकदम श्योर रहिएगा। ये बताइए कि लिरिकल सोनेट है कि सिचुएशनल बैलेड है कि ड्रामेटिक लिरिक है कि नन ऑफ दीज है। तो डेफिनेटली ये लिरिकल सोनेट भी नहीं है, ये सिचुएशनल बैलेड भी नहीं है ना, ये है तो ड्रामेटिक लिरिक है, ठीक है। ओके, आप लोग इस बात को दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बन भी चुका है। और आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आइए। कहते हैं कंजेनिटल फूड, कंजेनिटल आप जानते हो जन्मजात, जो चीज जन्म से विद्यमान रहती है, एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है ना। जैसे कंजेनिटल डिजीज होती है, कोई बच्चों में कोई डिसऑर्डर है जो उनके जन्म से ही, यानी कि वो गर्भ से ही उनको वो समस्या है, तो उनको कंजेनिटल कहा जाता है। समझ गए होंगे, कंजेनिटल फूड और कॉन्टिनेंटल फूड। जब कॉन्टिनेंटल फूड को कोई कॉन्टिनेंटल कह देता है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये चीज क्या कहा जाता है जी, मैलप्रोपिज्म, ठीक है ना। तो मैलप्रोपिज्म क्या है जी, आपने पढ़ा होगा, ये कहाँ से आर्जिन हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ ज्यादा नहीं मैं बताना चाहता, क्योंकि ये सब बताया गया है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ, दिमाग में बसाइए, क्लियर रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि वे लोग जब मुझे देखते हैं, वे लोग जब मुझे देखते हैं तो एक्सपायर हो जाते हैं ना, मुझसे एक्सपायर हो जाते हैं। अब मैं मुझसे इंस्पायर हो जाने को मैं कह रहा हूं, मुझसे एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है ना। जब एक्सपायर कहा जा रहा है, किस चीज के लिए कहा जा रहा है, इंस्पायर के लिए। अब यही चीज है, जब कोई व्यक्ति इस तरह से बोलता है तो इसी चीज को जी कहा गया है मैलप्रोपिज्म, ठीक है ना। अब मिसेज मैलाप्रॉप थी, मिसेज मैलाप्रॉप कहाँ थी, तो किसका नॉवेल था, किसका ड्रामा था, किसकी पोएम थी, सब आप चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे लिखते हैं। कहते हैं हु क्वाइंड द फ्रेज, हु क्वाइंड द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन। मार्लो की माइटी लाइन का ये फ्रेज, मार्लोस माइटी लाइन के फ्रेज को किसने क्वाइन किया और कहाँ किया, ठीक है ना। दोनों बातें आप लोग बताइए। डॉक्टर जॉनसन ने नहीं किया जी, मार्लो ने भी नहीं किया, कॉलिज ने भी नहीं किया, किसने किया है, बेन जॉनसन ने। अब सवाल ये उठता है बेन जॉनसन ने कहाँ किया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए ये सेशन लिटरेरी टर्म्स के सेशन इस तरीके से ये चलाए जा रहे हैं जी कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल वो इम्प्रूव हो जाए, है ना, और लिटरेरी टर्म्स पूरा कंप्लीट हो जाए। अभी इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया, ये पार्ट 2 है आप लोगों का। इसी तरीके से मैंने प्लान किया है कि मैं आपको कम से कम पार्ट 10 तक तो जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है कि हाँ कुछ आप लोगों को मिल रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो यूपीटीजीटी की एग्ज़ाम होना है 2022 वाला, तो मैं परीक्षा तक इन सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ आप लोगों को सारी चीज़ें, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे राइटर हो, चाहे ग्रामर हो, वो कैब हो, सब कुछ आप लोगों को यहाँ से मिलता रहेगा, पढ़ाया जाता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जुड़िए, कोई नुकसान नहीं है आप लोगों का। कहते हैं बेन जॉनसन क्वाइंड द फ्रेज, देखिए यहाँ पे आ गया, बेन जॉनसन क्वाइंड द फ्रेज मार्लोस माइटी लाइन इन हिज पोएम, यानी कि बेन जॉनसन ने मार्लोस माइटी लाइन को क्वाइन किया। बताइए कहाँ क्वाइन किया, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, उनकी एक कविता है जी, ओके,
कि इन मेमोरी ऑफ शेक्सपियर की शेक्सपियर एज अ पोएट की शेक्सपियर एंड हिज पोएम, ये भी नहीं है जी, ये भी नहीं है, भी नहीं। सही जवाब आपका क्या है? ओके, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर। अब आपसे ये भी एक प्रश्न आपका खाते में आपके एक और भी जुड़ गया, ये भी आपको अगर नहीं पता था या पता था तो और भी क्लियर हो गया है ना। तो कहते हैं कि टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, ये किसका वर्क है जी? बेन जॉनसन का है, ठीक है ना। अब आज का जो सेशन है जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मेरी आप सभी प्रतियोगी साथियों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार जी।